आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राचीन सभ्यताओं में से सबसे बड़ी सभ्यता कौन सी थी? प्राचीन सभ्यताओं में से सबसे बड़ी सभ्यता कौन सी थी? कौन थी? सिंधु घाटी सभ्यता की सभ्यता थी। वह कौन सी पहली प्राचीन भारतीय सभ्यता थी जिसमें व्यवस्थित नगर नियोजन और भूमिगत जल निकास प्रणाली थी? कौन सी? पूर्वकालिक न्यूबियन सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी, उत्तरकालीन वैदिक सभ्यता थी, या इजियन सभ्यता थी? कौन थी? वो सिंधु घाटी सभ्यता थी। राइट आंसर बी नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता एक रेगिस्तान युग की सभ्यता थी। किसी रजत, टीन, स्वर्ण, कांस्य युगीन? तो कौन सी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। राइट आंसर है हमारा डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी एक सिंधु घाटी सभ्यता की खोजकर्ता नहीं थे? सिंधु घाटी सभ्यता के एक खोजकर्ता थे, नहीं कई शब्द नहीं है। क्या थे? खोजकर्ता थे। कौन थे? वो थे दयाराम साहनी। कौन? दयाराम साहनी। कब खोज की थी? 1921 में। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन सा शहर अस्तित्व में था? सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन सा शहर अस्तित्व में था? हड़प्पा। कौन था? हड़प्पा था। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? किस युग की थी? कांस्य युग की। कौन सी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? 1921 में। कब हुई थी? 1921 में। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? किसने खोजा था हड़प्पा सभ्यता को? दयाराम साहनी ने। आप देख रहे हैं सभी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब आप ये एसएससी में पूछे गए, तब एसएससी में पूछे गए तो ऑटोमेटिकली एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। अब इसका मतलब नहीं कि एसएससी में पूछ लिए गए कि ये रेलवे में नहीं पूछेंगे, स्टेट एग्जाम में नहीं पूछेंगे, नहीं। जो सिंधु घाटी सभ्यता है क्वेश्चन वही रहेंगे, सिर्फ क्या है एग्जाम बदल जाता है, सब चैप्टर तो वही रहेगा, सब्जेक्ट तो वही रहेगा। इस वजह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम को ऑटोमेटिक इंपोर्टेंट हो जाता है। नवा क्वेश्चन हमारा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? उसके पहले महानिदेशक थे अलेक्जेंडर कनिंघम। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है? हड़प्पा हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है, तो कौन नहीं है? पी एस वत्सल नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे स्थित था? रावी नदी के किनारे कौन सा स्थान स्थित था? वो हड़प्पा स्थित था। कौन था? वो हड़प्पा स्थित था। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं? भारत के किस राज्य में हड़प्पा की एक भी शब्द नहीं है? हरियाणा में है, राजस्थान में है, गुजरात में है, तो कहां पर नहीं? उत्तराखंड में कोई नहीं है। साथ मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के किस राज्य में स्थित? कहां पर स्थित है? सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? नदी के तट पर स्थित स्थान इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो जो शहर था, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, वो किस नदी के तट पर स्थित है? किसके तट पर था? सिंधु नदी के तट पर था। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम रिक्त स्थान क्या था? मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम था उसका क्या नाम था? मृतकों का टीला नाम था। सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन थी? बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कौन था? ग्रेट ग्रेनरी। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में किस स्थान में द ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार पाया गया? तो कहां पर पाया गया? ये मोहनजोदड़ो में पाया गया है। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? इसकी आकृति कैसी? इसकी आकृति थी आयताकार। आयताकार मतलब आयताकार ऐसी आकृति थी। सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नानागार के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? इसका उपयोग अनाज नहीं, जब स्नानगार है तो अनाज के लिए कैसे उपयोग होगा? दूसरा, इसका उपयोग संभवतः धार्मिक प्रयोजन के लिए किया जाता था। सी नंबर है, इसका उपयोग शहर की पानी की टंकी के रूप में किया जाएगा? नहीं, नहाने के लिए, तो टंकी के लिए कैसे होगा? इसका उपयोग खेती के लिए? नहीं, तो इसका किसके लिए? इसका उपयोग संभवतः धार्मिक प्रयोजन के लिए, मतलब अब स्नानागार, किसी मंदिर में कोई स्नानागार बने रहते हैं ना तमाम, तो वहाँ का स्नान करो, इसके बाद पूजा करो, तो इस वजह से इसका मतलब आकलन किया गया कि इसका जो उपयोग होता होगा वो धार्मिक प्रयोजन के लिए होता होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से किसे सिंध का मरुस्थल के रूप में जाना जाता है? सिंध का मरुस्थल किसे जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कालीबंगा है वो किसके लिए प्रसिद्ध थी? वो मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले खेत के साक्ष्य मिले? कहां पर मिले? ये मिले कालीबंगा से। कहां से? कालीबंगा से। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत में किया गया था? कहां पर किया गया था? कालीबंगा में। 25वां नंबर क्वेश्चन है, पुरातात्विक अवशेष के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कालीबंगा में नहीं पाए गए हैं? कौन से नहीं पाए गए हैं? युगल संवादान नहीं पाए गए हैं।
काले रंग की चूड़ियां पाई गई हैं, अग्निकुंड पाई गई हैं, हल से जुते खेत पाए गए हैं। कहाँ पर? कालीबंगन में। नहीं पाए गए, युगल सावधान नहीं पाए गए हैं। कालीबंगन किस प्रदेश में विद्यमान है? कालीबंगन कहाँ पर है? ये राजस्थान में। कालीबंगन कहाँ पर है? राजस्थान में है। निम्न में से कौन सा स्थान राजस्थान राज्य में स्थित है? एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है। कौन सा स्थित है? अभी इसके पहले वाला था क्या? कालीबंगा स्थित है। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? कौन सा था? वो था चनहुदड़ो। सूर्यकोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? सूर्यकोटदा का पुरातात्विक नहीं, सूर्यकोटदा जो है वो कहाँ पर स्थित है? किस राज्य में स्थित? कहाँ पर? गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस शहर में एक बंदरगाह पाया जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस शहर में एक बंदरगाह पाया जाता है? चनहुदड़ो, धौलावीरा, लोथल या कालीबंगा? तो बंदर कौन था? लोथल था, जो कहाँ पर? गुजरात में है लोथल। लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? किसका था ये? सिंधु घाटी सभ्यता का एक ये स्थान था जो सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? किसके लिए? बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल में युग्म शवादान मिला है? युग्म शवादान किस स्थान पर मिला है? लोथल में मिला है। निम्न में से कौन सा तत्व पुरातात्विक अवशेष के रूप में लोथल से नहीं पाए गए? लोथल से नहीं पाए गए। तो कौन से नहीं पाए गए हैं? उत्तम किस्म जौ के नहीं पाए गए, युगल सावधान पाए गए हैं, फारस की मोहरें पाई गई हैं, बंदरगाह पाए गए हैं। जो कौन सा नहीं पाए गए? उत्तम किस्म ये जौ नहीं पाए गए। जो नहीं पाए गए वही हमारा सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थान भारत में स्थित है? वर्तमान में भारत में कौन सा स्थित है? कहाँ? लोथल स्थित है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में स्थित है। लोथल प्राचीन सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है। निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल शहर रिक्त स्थान की एक उपनदी के किनारे बसा हुआ है। जो लोथल शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये बसा हुआ है साबरमती। कहाँ? उपनदी। अगर बात करें तो भोगवा नदी के तट पर स्थित है, लेकिन उपनदी कौन सी है? उसकी साबरमती है। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो कौन सा? रोपड़ स्थित नहीं, चनहुदड़ो स्थित है, मोहनजोदड़ो स्थित है और कोटदीजी स्थित है सिंधु नदी के तट पर। हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? रोपड़ किस नदी के स्तर पर है? किस नदी के तट पर स्थित है? सतलुज नदी के तट पर। किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? कहां पर प्राप्त हुई थी? दैमाबाद। दैमाबाद कहां पर है? महाराष्ट्र में है। निम्न में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? कहां पर? गुजरात में स्थित नहीं है। नहीं वाला हमें पता करना है। कौन सा नहीं स्थित है? दैमाबाद नहीं स्थित, महाराष्ट्र में स्थित है। लोथल गुजरात में है, सूरकोटदा गुजरात में है, धौलावीरा गुजरात में है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता से कौन सा संबंधित है? धौलावीरा संबंधित है। कहां पर है? गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? धौलावीरा है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध है जल संरक्षण के लिए। निम्नलिखित में से किसने 1990 में धौलावीरा की खुदाई की थी? 1990 में धौलावीरा की खुदाई किसने की थी? इसकी खुदाई की थी R.S. बिष्ट ने। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन नगर कच्छ के रण में खादिर भेद पर स्थित था और इसे 3 भागों में बांटा गया? तो कौन सा था? वो था धौलावीरा। धौलावीरा राइट आंसर हमारा सी नंबर। प्राचीन हड़प्पा स्थल धौलावीरा रिक्त स्थान भागों में विभाजित था। कितने? 3 टीलों में। कितने? 3 टीलों में विभाजित था। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान एक स्थान लूनी नदी के किनारे से? लूनी नदी आपको पता होगा कि लूनी नदी कहां पर? कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। तो लूनी नदी के किनारे पर स्थित है, तो कौन हो जाएगा? वो हमारा धौलावीरा हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा कहां पर स्थित है? गुजरात कच्छ के रण में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल जो मॉडल मिला है वो कहां पर मिला? वो कहां मिला है? वो बनावली से मिला है। कहां? बनावली से। सिंधु घाटी के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? विद्यमान कौन था? नहीं था। गाय नहीं थी। कौन सी गाय नहीं थी? पक्की मिट्टी, यानी पक्की मिट्टी यानी टेराकोटा के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? विष्णुपुर कहां पर स्थित है? ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। अंतरजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल रिक्त स्थान में स्थित है। कहां पर स्थित है? ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण है? गर्त आवासों के प्रमाण कहां पर है? बुरझोम में है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुरातत्वविदों को 5 अंगुली कुत्तों का 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए? कहां से हुए? ये बुरझोम। जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का
स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है? वो बुरजोम है। सॉरी, बुरजोम कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। बुरजोम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? इनाम गांव कहाँ स्थित है? ये स्थित है महाराष्ट्र में। इनाम गांव एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल रेगिस्तान नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? घोड़ नदी पर। पुरातत्व स्थल कोल्डी हवा कहाँ स्थित है? कोल्डी हवा कहाँ स्थित है? कोल्डी हवा स्थित है ये उत्तर प्रदेश में। हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? अफगानिस्तान में कौन सा स्थित है? सूरत घाई। सूरत गोई कहीं मिल जाता है, कहीं सूरत घाई मिल जाता है। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है? पाकिस्तान में कौन सा नहीं स्थित है? पाकिस्तान में नहीं स्थित सूरत घाई का। अफगानिस्तान में स्थित है कोड। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा पूरा स्थल बोलन दर्रे के पास स्थित है? बोलन दर्रे के पास कौन सा स्थित है? मेहरगढ़। मेहरगढ़। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ पूरा स्थल में किस प्रकार के घर के अवशेष मिले हैं? निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ पुरातत्व में किस प्रकार के घर के अवशेष मिले? तो कहा इनके मिले वर्गाकार, वर्गाकार या आयताकार, वर्गाकार या आयताकार घर के साक्ष्य मिले हैं। 63वां क्वेश्चन है आज का हमारा। संभवतः रिक्त स्थान मेहरगढ़ के में कपास की खेती होती थी कितने सौ वर्ष पहले तक होती थी? कितने मतलब आज से कब, कितने 7000 साल पहले। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? हरियाणा में कौन सा है? हरियाणा में राखीगढ़ी। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातत्व में जेडाइट पत्थर पाया गया था? कौन जेडाइट पत्थर पाया गया था? कहाँ पर? दाओजी। कौन? दाओजली हेडिंग में। निम्नलिखित का मेल कीजिए। मोहनजोदड़ो, स्टैचू ऑफ प्रिस्ट, हड़प्पा, पत्तन, कालीबंगन, हल्के चिन्ह, लोथल, ग्रेट बौद्ध। कौन सा सही है हमारा? 1 का 4 सही है। कौन सा? 1 का 4। मोहनजोदड़ो में क्या पाया गया है? ग्रेट बौद्ध पाया गया है। मतलब 1 का 4 जहां पर सही होगा। 1 का 4 यहाँ नहीं, 1 का 4 यहाँ नहीं, 1 का 4 ये नंबर सही। 1 का 4 बी का 1 यानी जो हड़प्पा सभ्यता में क्या पाया? स्टैचू ऑफ प्रिस्ट पाया गया था। सी का तीसरा कालीबंगन में क्या पाया गया था? हल्के चिन्ह। डी का दूसरा लोथल में क्या पाया गया था? पत्तन यानी पोत। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। हड़प्पा की अधिकांश मोहरें रिक्त स्थान से बनी थी। किसकी बनी थी? ये बनी थी सिलखड़ी की। ये सिलखड़ी कहीं कहीं सिलखड़ी दे देता है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। कौन सी लिपि थी? इसकी लिपि थी, यह अभी स्पष्ट नहीं था। स्पष्ट नहीं है कौन सी लिपि थी। नर्तकी की मूर्ति कांसा की जो बनी थी निम्नलिखित में किस सभ्यता में पाई गई थी? कहां पर पाई गई थी? सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी के लोग एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? किसकी मूर्ति? नृत्य करती हुई बालिका। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। देवी माता की पूजा संबंधित थी। देवी माँ की पूजा संबंधित किससे संबंधित थी? सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता के लोग रिक्त स्थान थे, कैसे थे वो? शहरी थे। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति रिक्त स्थान थी, कैसी सामाजिक पद्धति? इनकी उचित समतावादी थी। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? नगर नियोजन के लिए कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी के घर किससे बने थे? किससे बनाए जाते थे? किससे? ईंटों से बनाए जाते थे। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों की एक समान विशेषता नहीं थी? समान विशेषता नहीं थी, वो सिंचाई की नहरें नहीं थी। नगर नियोजन था, पकाई ईंटों के उपयोग के घर बनते थे, सुरक्षित गढ़ था। बिल्कुल सही, तीनों थे लेकिन एक नहीं था, वो सी नंबर सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी, गलियां कैसी थी? बढ़िया थी, चौड़ी और सीधी थी। पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा के नगरों में पश्चिमी हिस्सा छोटा और ऊंचा था, जिसे रेगिस्तान कहा जाता था। क्या कहा जाता? उनको नगर दुर्ग कहा जाता था। निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग से भाग नहीं था? दुर्ग से भाग कौन नहीं था? धार्मिक समारोहों के लिए अग्निवेदियां थी, अनाज के भंडार थे, महत्वपूर्ण लोगों के लिए बृहद स्नानागार थे। तो क्या नहीं था? जनता के लिए आवासीय भवन। अपोहा तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था? किसके? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया था। निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया जाता था? किसका किया जाता है? कांसा का। सॉरी किसका? सिलखड़ी का। मुद्रा बनाने में किसका उपयोग किया जाता था? सिलखड़ी का। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्नलिखित में से कौन थे? कौन थे? मुद्राएं थी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? हड़प्पा सभ्यता में कौन था? लोहा नहीं पाया गया था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र में कौन सी धातु मिली थी? कौन सी धातु मिली थी? तांबा। हड़प्पा के लोग भारत में वर्तमान
रिक्त स्थान से सोना लाते थे, कहाँ से लाते थे? कर्नाटक से। निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए किया जाता था? किस धातु का उपयोग किया जाता था? तांबा का। पैमानों की खोज से यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? कहाँ पर हुई थी? लोथल में हुई थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? इसकी ताकत थी कृषि। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि थी। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कांस या कपास। रिक्त स्थान को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज की गई माना जाता है। किसके लिए माना जाता है? भिरडाला के लिए। हड़प्पा की सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में कौन सी उक्ति सही है? कौन सी उक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। बिल्कुल सही, उन्होंने पशुपति की पूजा भी करते थे ना, तो उनका सम्मान करना आरंभ किया। निम्नलिखित में से किस सभ्यता को विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक माना जाता है? किसको माना जाता है? मेसोपोटामिया की सभ्यता को। हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन निम्नलिखित में से किस प्राचीन संस्कृति से संबंधित? किससे संबंधित? ये मेसोपोटामिया की सभ्यता से। पूरा लेख शास्त्र किसका अध्ययन है? पूरा लेख शास्त्र किसका अध्ययन है? ये शिलालेखों का अध्ययन है। प्रारंभिक मानव द्वारा माइक्रोलिथ रिक्त स्थान का उपयोग किया जाता है। माइक्रोलिथ का उपयोग किसके लिए किया जाता था? पत्थर के औजार के लिए। सतुगई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में? सतुगई सुरतगई किस देश में? ये अफगानिस्तान में है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सब स्थल पाकिस्तान में स्थित है? पाकिस्तान में कौन सा स्थित है? हड़प्पा स्थल है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल भारत में स्थित नहीं है? भारत में कौन सा स्थित नहीं है? भारत में स्थित नहीं है मेहरगढ़। मेहरगढ़ पाकिस्तान में स्थित है। ये मैंने आपको सिंधु घाटी से रिलेटेड 100 क्वेश्चन करवाए। 100। पहला क्वेश्चन हमारा, किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है? एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो ये किन्हें कहा जाता है? ये कहा जाता है गौतम बुद्ध। इनको गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल एक वन था जिसे रिक्त स्थान के नाम से जाना जाता है। भगवान, आपको पता हो कि गौतम बुद्ध का जब उनकी माता महामाया जा रही थी अपने मायके, तो रास्ते में एक वन में उनका जन्म हुआ। तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थल तो एक वन था जिसे रिक्त स्थान के नाम से जाना जाता है। जिसे किस नाम से जानते हैं? इसे जानते हैं लुम्बिनी। कहाँ पर इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? किया जाता है किसके? अशोक मौर्य का रुम्मिनदेई स्तंभ से पता चलता है। राइट आंसर हमारा ए नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में मनाया जाता है? कौन सा त्योहार मनाया जाता है? माना जाता है बैसाख। राइट आंसर है ए नंबर। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक वंश। किसे? शाक वंश या शाक गणराज्य से संबंधित थे। बुद्ध रिक्त स्थान नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। तो किस गण से संबंधित थे? शाकगढ़ से। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? वो थे अलार कलाम। कौन थे? अलार कलाम। राइट आंसर है सी नंबर। भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? इनकी गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण का क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। बुद्ध का अर्थ क्या है? बुद्ध का अर्थ क्या है? बुद्ध का अर्थ ज्ञान प्राप्त करना। बुद्ध ने रिक्त स्थान में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की, जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनको मतलब ये है कि उन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध ने कई दिनों तक तपस्या की थी, उन्हें वो ज्ञान प्राप्त हुआ। वो किस जगह पर था? वो कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ? उनको कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? बोध गया। कहाँ पर? बोध गया। राइट आंसर हमारा सी नंबर। चार महान सत्य द फोर नोबेल ट्रुथ्स की अवधारणा निम्नलिखित धर्मों में से किस धर्म है? तो किस धर्म की ये है? बौद्ध धर्म। निम्न में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने चार महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था? तो प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? इन्होंने दिया था सारनाथ में। भगवान गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा? इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला कौन सा? बौद्ध धर्म। कौन है? बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? पहला है हमारा, दुनिया दुखों से भारी है, मानता है ये। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, बिल्कुल सही, मानता है। यदि इच्छा पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, बिल्कुल सही, मानते हैं। ईश्वर और आत्मा को ये लोग अस्तित्व नहीं मानते थे, इसलिए से हमारा चौथा गलत हो जाएगा। तो कौन सही हो जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा। राइट आंसर हमारा सी नंबर। भारत में किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? भारत में किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? कहाँ पर किया था? उन्होंने किया था सारनाथ में।
गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, प्रवचन या धर्मादेश कहाँ पर दिया था? इन्होंने कहाँ पर दिया था? कहाँ पर? सारनाथ में दिया था अपना पहला। लॉयन कैपिटल का निर्माण बुद्ध के रिक्त स्थान की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया था। किसके? पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। कहाँ? सारनाथ में दिया था। किस बुद्ध ने उपदेश किस भाषा में दिए थे? किस भाषा में दिए थे? उन्होंने पाली में दिए थे। राइट आंसर सी नंबर। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? किस भाषा का? पाली भाषा का। बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं, ये क्या? त्रिरत्न। क्या कहलाते हैं? ये त्रिरत्न कहलाते हैं। बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर के। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के में क्या शामिल है? तो बौद्ध, बुद्ध शामिल है, धर्म शामिल है, संघ शामिल है। तो क्या शामिल नहीं है? मध्यम वर्ग नहीं शामिल, वही हमारा सही हो जाएगा, जो शामिल नहीं है। महाबोधि मंदिर परिसर का रिक्त स्थान के जीवन से सीधा संबंध है। तो किनके? भगवान गौतम बुद्ध के। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के पहले बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? कहाँ पर किया? उन्होंने महाबोधि समूह मंदिर से, मंदिर समूह से। महाबोधि मंदिर एक प्राचीन बौद्ध मंदिर है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? कहाँ पर? बिहार में स्थित। कहाँ पर? बिहार में स्थित है। धम्म संस्कृत शब्द का अर्थ, धम्म संस्कृत शब्द धर्म का है जो रूप है, तो इसका क्या अर्थ है? कहाँ? किस भाषा का? पाली का है। धम्म शब्द किस भाषा का? पाली शब्द का, जो संस्कृत का ही एक रूप है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं है? कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं है? माता पिता का आज्ञा पालन वर्णित है, दान पुण्य वर्णित है, मातृभाव वर्णित है, संघ के प्रति आस्था ये वर्णित नहीं है। जो वर्णित नहीं है वही हमारा सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म में बुलबुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से? किसका? बुलबुल नहीं, बुल, बुल। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? किस घटना के साथ है? जन्म। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? कौन सी है? इनकी पुस्तक है त्रिपिटक। धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित? किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम रिक्तिशान नामक ग्रंथ में मिलते हैं। जो संघ में जो बौद्ध धर्म के भिक्षु रहते थे उनके लिए एक नियम बनाया था। वो नियम किस पुस्तक में लिखे थे? वो किसमें? विनय पिटक में। किसमें? विनय पिटक में थे। रिक्त स्थान के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया। किसके लिए? बौद्ध संघ। किसके? बौद्ध संघ के लिए। राइट आंसर हमारा डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ है? सबसे बाद में कौन सा बना था? बना। राइट आंसर हमारा डी, वामसात पाकसिनी। निम्नलिखित में से किसने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र लिखी थी? तो किसने लिखी थी? ये लिखी थी अश्वघोष ने। मिलिंद पानो क्या है? मिलिंद पानो क्या है? ये क्या? ये बौद्ध पाठ है। क्या है? बौद्ध पाठ है। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ निम्न में से किस भाषा में लिखे गए थे? प्राचीन बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? पाली भाषा में लिखे गए थे। निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? अशोक के किस अभिलेखों में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया? तो किसमें किया गया? ये किया गया भाबरू में। किसमें? महायान पाठ से कौन संबंधित है? महायान से कौन संबंधित है? एक कौन? बौद्ध धर्म संबंधित है। गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था? बौद्ध संगीतियां कितनी हुई पता होगा आपको? कितनी? 5 हुई हैं। कितनी बौद्ध संगीतियां? 5 हुई हैं। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था? किसको आयोजित किया गया था? पहली को। किसको? पहली को आयोजित किया गया था। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ पर आयोजित हुई थी? ये हुई थी राजगृह में। कहाँ पर? राजगृह में। कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद को रिक्त स्थान द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। किसके द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था? अजातशत्रु द्वारा। अशोक के शासनकाल के प्रमुख आयोजनों में से एक 250 ईसा पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्र में रिक्त स्थान बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। किस क्रम की थी ये? तीसरी थी। कौन? तीसरी थी। जब अशोक का शासनकाल चल रहा था 250 ईसा पूर्व में, बौद्ध संगीत की कौन सी? तीसरी संगीत हुई थी। तीसरी बैठक। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? कहाँ पर बुलाई थी? ये बुलाई थी पाटलिपुत्र में। चौथी बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? चौथी बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? कुंडलवन में। कहाँ पर? कुंडलवन में हुई थी। पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? ये हर्ष ने किया था। गुप्त चित्रों का सर्वश्रेष्ठ नमूना किस जगह पर है? किस जगह पर है? ये है अजंता पर। कहाँ? अजंता।
इनमें से कौन सी कथाएं अजंता गुफाओं की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से संबंधित है? कौन सी हैं संबंधित? ये हैं जातक कथाएं। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित? किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस गुफा में पद्मपाणि बोधिसत्व नामक पेंटिंग पाई गई है? किस पर? अजंता की गुफा नंबर 1 में। महाराष्ट्र में स्थित अजंता में चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफा स्मारक किस धर्म के हैं? किस धर्म के हैं ये हैं? बौद्ध धर्म के। भारत के किस राज्य में अजंता और एलोरा गुफाएं? अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर ये हैं? महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में से क्या अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है? क्या सही नहीं है ढूंढना है। क्या सही नहीं है? वे महाराष्ट्र में स्थित हैं, बिल्कुल सही है। वे बौद्ध कला से सुसज्जित हैं, बिल्कुल सही है। वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती हैं, उनमें फूल पत्तियों के चित्र नहीं है। फूल पत्तियों के चित्र नहीं है, सही है बिल्कुल। फूल पत्तियों के चित्र नहीं, उसमें बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसमें हमारा क्या नहीं है? तो क्या नहीं, वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती हैं? नहीं, नहीं। रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान का चट्टान गुफा मंदिर की सबसे बड़ी अखंड संरचना है। किसकी है ये? एलोरा। कौन सी? एलोरा है। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सी बौद्ध गुफाएं, कौन सी गुफाएं बौद्ध बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म, 3 धर्म, हिंदू, जैन, बौद्ध धर्म के धार्मिक कला की संस्कृति मिश्रण है? इसमें कौन सा है? वो एलोरा गुफा है। कौन है? एलोरा की गुफा है। राइट आंसर हमारा बी नंबर। एलोरा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और शैलकृति मंदिर हैं कौन कौन से? हिंदू, बौद्ध और जैन। राइट आंसर हमारा डी नंबर। चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया है? चित्रकला, चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? ये किया गया है महायान संप्रदाय द्वारा। कौन सा? महायान संप्रदाय द्वारा। राइट आंसर हमारा बी नंबर। 57वां नंबर आज का हमारा क्वेश्चन है। 57 नंबर, भारतीय कला, भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा हो जाएगा? गंधार। कौन सा? गंधार। कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? कौन सी कला जानी जाती है? गंधार कला जानी जाती है। गंधार कला किन 2 कलाओं का संयोजन है? गंधार कला किन 2 कलाओं का संयोजन है? ये है हिंद यूनानी। कौन सा? हिंद यूनानी। राइट आंसर हमारा बी नंबर। गंधार कला शैली के अंतर्गत किसकी जीवन की तरह मूर्तियां बनाई जाती हैं? गंधार कला शैली के अंतर्गत किसकी जीवन की तरह मूर्तियां बनाई जाती है? किसकी बनाई जाती है? भगवान बुद्ध की। से कौन सी संरचना बौद्ध धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, स्तूप। कौन? स्तूप बनाए जाते हैं बौद्ध धर्म में। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबददार, गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? उनको स्तूप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा स्तूप है? भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? वो है केसरिया स्तूप। कौन सा? केसरिया। सारनाथ में स्थित रिक्त स्थान स्तूप का निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। यह भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। ये कहाँ पर स्थित है? धमेल। कौन सा है? धमेल। धामेक स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अब इसके पहले क्वेश्चन है, कौन सा? अशोक ने करवाया था। प्रसिद्ध धामेक स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। सबसे पहले धामेक कहाँ पर है? किसने बनवाया था इसको? अशोक ने। किसने बनाया था? अशोक ने बनवाया था। कहाँ पर? अशोक ने बनवाया था। कहाँ पर है? यूपी में। कई क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन में लगातार करवा दिए आपको धमेक स्तूप से। धमेक स्तूप को किसने बनवाया था? अशोक ने। स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? चौथा क्वेश्चन है धमेक स्थान से लेकर के। कहाँ पर है ये? सारनाथ में। कहाँ पर? सारनाथ, उत्तर प्रदेश में है। धामेक स्तूप से 5वां क्वेश्चन है। धामेक स्तूप भारत में सर्वाधिक प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। ये उत्तर प्रदेश के किस रिक्तस्थान जिले में स्थित, किस स्थान पर स्थित है? किस जिले में स्थित है? वाराणसी में। वाराणसी में ही सारनाथ आता है ना। बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? कौन सा है? सांची स्तूप। कहाँ? सांची स्तूप कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की अवधि से संबंधित वह रिक्त स्थान है जो बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा हो जाएगा? वो है हमारा सांची। कौन? सांची। सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था? किसने किया था? इनका निर्माण कराया था मौर्य वंश ने। सांची स्तूप की नींव या सांची स्तूप का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा की गई थी? किस राजा द्वारा की गई थी? अशोक द्वारा, सम्राट। किस प्रदेश में सांची का महान स्तूप स्थित है? कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में राय
रायसेन जिले में। कहाँ पर? रायसेन जिले में। निम्न में से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? कहाँ पर उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? कौन सा स्थित नहीं है? भरहुत नहीं है, नौचंडी नौखंडी है, धामेक है, राम भर है। हम कौन सा नहीं है? भरहुत नहीं है। भरहुत स्तूप जातक कथाओं और कहानियों का चित्रण है। ये निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित? किस राज्य में स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। बरहूप हो गया, सांची हो गया, कहाँ पर? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। बरहूत रिक्त स्थान से संबंधित है। बौद्ध धर्म, किस धर्म से? बौद्ध धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित है? कौन सा बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित है? कौन हो जाएगा? हर्मिका। कौन? हर्मिका नामक। रामवर स्तूप वह स्थान जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था, भारत के किस राज्य में स्थित? भारत किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग का क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? ये मेधी। क्या है? मेधी कहलाता है। निम्न में से क्या बौद्ध स्तूपों की संरचना एक हिस्सा नहीं है? उनकी एक हिस्सा क्या नहीं? गोपुर नहीं है, छत्र है, अंड है, हर्मिका है। क्या नहीं है? गोपुर नहीं है। चेतियागिरी विहार सांची में मनाया जाने वाला रिक्त स्थान पर्व है। बौद्ध धर्म से किससे? बौद्ध धर्म का। सांगकेन रिक्त स्थान एक पर्व है। इनका है बौद्ध धर्म, बौद्धों का एक पर्व है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार एक महान बौद्ध संत जे जोखापा के जन्म दिन का प्रतीक है? तो क्या मनाया जाता है? ये गलदान नाम चोट। राइट आंसर हमारा ए नंबर। किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया जाता है? चैत्य और विहारों का निर्माण किया जाता है किस धर्म के? बौद्ध धर्म से। कला के स्मारकों में प्रार्थना कक्षकों रिक्त स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है चैत्य गृह। राइट आंसर हमारा ए नंबर। बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में चैत्य का क्या अर्थ है? चैत्य का अर्थ क्या हो जाएगा? हो जाएगा प्रार्थना कक्ष है। बौद्ध वास्तुकला में निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्यान कक्ष और भिक्षुओं के रहने का स्थान है? क्या हो जाएगा? वो विहार। कौन सा है? विहार। निम्न में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थित है? सारनाथ स्थित है। सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से किसे इंगित करता है? किसे इंगित करता है? ये इंगित करता है प्रगति को। किसको? प्रगति को। सारनाथ स्तंभ के ऊपर रखे हुए शेर चिन्ह हम अपने नोटों पर देखते हैं, वास्तविकता में किस पदार्थ पर नक्काशी है? किस पदार्थ पर नक्काशी है? पत्थर पर। किस पर? पत्थर पर है। अष्टमास्थान। अष्टमास्थान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों से है। निम्न में से कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है? उनमें से एक स्थान कौन? रायगढ़ नहीं है, लुम्बिनी है, सारनाथ है, बोध गया है। कौन सा नहीं है? रायगढ़ नहीं है। तो रायगढ़ नहीं है, वही हमारा सही है। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? पावापुरी नहीं। पावापुरी महावीर स्वामी संबंधित है। पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र की गोम्पा रिक्त स्थान राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। पश्चिमी हिमालय में बौद्ध धर्म शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था, जिसका नाम था की गोम्पा। वो किस राज्य संघ क्षेत्र में स्थित है? किसमें स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कौन सा भारतीय राज्य बौद्ध गुफा मंदिरों का घर है जिन्हें बराबर गुफाओं के नाम से जाना जाता है? कौन सा हो जाएगा? बिहार। बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित लोमा ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? बिहार में स्थित है। लोमा ऋषि गुफा। ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं गुजरात के किस शहर में स्थित हैं? सबसे पहले तो ऊपरकोट गुफाएं, बौद्ध गुफाएं कहाँ पर? गुजरात में स्थित हैं। और गुजरात के किस शहर में स्थित है? ये जूनागढ़ में स्थित है। किस राज्य में फोडोंग बौद्ध मठ स्थित है? फोडोंग बौद्ध मठ स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये सिक्किम में स्थित है। करदांग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ स्थल है किस भारतीय राज्य में स्थित है? करदांग मठ जो एक है बौद्ध तीर्थ स्थल है, वो किस राज्य में स्थित है? स्थित है हिमाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर मिलेगा? किस राज्य में मिलेगा? ये कर्नाटक में मिलेगा। संसार में बुद्ध की सबसे बड़ी एकाश्मीय प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? कहाँ पर स्थापित की गई है? बामियान में। कहाँ? बामियान में। अफगानिस्तान में बुद्ध की 2 विशाल मूर्तियों को निम्नलिखित में से किस स्थान पर नष्ट किया गया है? कहाँ पर नष्ट किया गया? ये बामियान में ही नष्ट किया गया है। रेगिस्तान में बाघ नदी के तट पर स्थित बाघ गुफाएं जिसमें 9 बौद्ध गुफाएं 6वीं शताब्दी में विकसित की गई थी, कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है
मध्य प्रदेश में। निम्न के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, कहां पर? आपको सब पता होता है, कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के बाद स्थापित किया था। राइट आंसर हमारा बी नंबर। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? किससे? अ, उमागुप्त से। किससे? उमागुप्त से। राजा अशोक की उस पुत्री का नाम क्या था जिसने उसने एक बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को निभाने की जिम्मेदारी जिम्मेदारी दी थी? क्या नाम था? संघमित्रा नाम था। रिक्त स्थान की पालक माता महाप्रजापति गौतमी ऐसी पहली महिला थी जिन्हें भिक्षुणी के रूप में चुना गया था। किसके द्वारा? बुद्ध धर्म में बुद्ध ने। रिक्त स्थान बौद्ध धर्म भिक्षुणी बनाने वाली प्रथम महिला थी। बौद्ध धर्म भिक्षुणी संघ था, उसमें बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? वो पहले कौन थी? प्रजापति गौतमी थी। कौन? प्रजापति गौतमी थी। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 483 ईसा पूर्व। कब? 483 बीसी में। किस स्थान पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? किस स्थान पर हुई थी? ये हुई थी कुशीनगर में। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ किया था? महापरिनिर्वाण कहाँ किया था? ये किया था कुशीनगर में। जहाँ मतलब मृत्यु को ही क्या कहते हैं? मृत्यु को ही क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। जिन शैलेंद्र राजाओं का भारतीय शासकों के साथ नजदीकी संपर्क था वे निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायी थे? जिन शैलेंद्र राजाओं का भारतीय शासकों के साथ नजदीकी संपर्क था वे निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायी थे? किस धर्म के थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध विश्वविद्यालय भारत के बिहार में स्थित है? कौन सा बिहार में स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय। निम्नलिखित में से कौन भारत की बौद्ध वास्तुकला का नायाब नमूना नहीं है? कौन सा नहीं है? पातालेश्वर गुफाएं नहीं, सब भरहूत स्तूप, अजंता की गुफाएं, सांची स्तूप कहाँ? भारत में ही है। नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है गौतम बुद्ध शाक्य गण के नाम से जाने जाने वाले एक छोटे गण से संबंधित थे और वे एक क्षत्रिय थे। इसके बाद कौन सा? गौतम बुद्ध का निधन कसीनारा कसीनारा कोई कुशीनगर कहते हैं, यानी दोनों सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, एक और दोनों। इस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों तथा बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा प्रारंभ की थी? किसने की थी? सातवाहन वंश ने। सातवाहन वंश ने। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? कुषाण शासक कौन था? वो था कनिष्क। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध का समकालीन नहीं था? बुद्ध का समकालीन कौन सा नहीं था? कौन सा? पद्म महापद्म नहीं था, उदयन था, बिंबिसार था, अजातशत्रु था। कौन नहीं था? महापद्मनंद नहीं था। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? कल्कि का माना जाता है। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? कल्कि का। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किस धर्म से संबंधित? किस धर्म से संबंधित है वो? बौद्ध धर्म से संबंधित है। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान महान शक्ति यानी महाजनपद अस्तित्व में थी? कितनी थी? 16 महाजनपद थे। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? किसके? बुद्ध युग के। बुद्ध के युग में धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। धातु के बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे बुद्ध काल में। बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये दो वर्ग कौन थे? कौन? बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग कौन कौन थे? ये वर्ग थे स्त्री और शूद्र। कौन? स्त्री और शूद्र। राइट आंसर हमारा डी। ये मैंने आपको बौद्ध धर्म से संबंधित प्रीवियस ईयर टोटल 123 क्वेश्चन करवाए। अब किसी भी जय हिंद दोस्तों, मैं युवराज साहू आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीके नेक्स्ट में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है जैन धर्म। आज हम इस टॉपिक में जैन धर्म के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे और मैं इसमें टॉप 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो हर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें, इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताएं कि आपका 50 में से आपका स्कोर कितना रहा, आपने कितना सही किया। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए? किस भारतीय धर्म में कितने? कुल 24 तीर्थंकर हुए। किसमें? जैन धर्म। कहा? जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जैन धर्म कुल कितने? 24 तीर्थंकर हुए हैं। और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? इसको माना जाता है ऋषभ देव। किसको? ऋषभ देव को माना जाता है। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? जैन जो धर्म है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे?
उनके थे ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव थे। महावीर जिन्हें पाली साहित्य में निंगता नाटा पुत्र के नाम से जाना जाता है, ने रिक्त स्थान नामक धर्म की स्थापना की थी। किस धर्म की थी? जैन धर्म। किसकी? जैन धर्म की। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन थे? भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? वो महावीर स्वामी थे। कौन? महावीर स्वामी थे। महावीर जयंती पर भगवान महावीर का जन्मदिन मनाया जाता है। जो जैन धर्म के रिक्त स्थान तीर्थंकर थे, यानी कि जो महावीर स्वामी थे ना, भगवान महावीर थे, वो जैन धर्म के किस क्रम के तीर्थंकर थे? तो कौन से? कौन? 24वें। कौन से? 24वें तीर्थंकर थे। जैनों के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? फिर वही क्वेश्चन आ गया, 24वें। जैन में कितने? 24 तीर्थंकर हुए और अंतिम पूछ ले तो कौन से? 24वें। तो कौन थे? वर्धमान महावीर। कौन? भगवान महावीर थे। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? भगवान महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम। कहाँ? कुंडलग्राम में हुआ था। किस राज्य में भगवान महावीर का जन्म हुआ था? कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुंडलग्राम कहाँ पर है? बिहार में है। महावीर की माता क्या नाम था? भगवान महावीर की माता का क्या नाम था? उनका नाम था त्रिशला। भगवान महावीर जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? उनका किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? इनका हुआ था जांत्रिक। कौन था? जांत्रिक। महावीर स्वामी का मूल नाम रिक्त स्थान था, उनका मूल नाम क्या था? उनका मूल नाम था वर्धमान। क्या था? वर्धमान था। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व भगवान महावीर का नाम क्या था? इनकी क्या नाम था? उनको आ गया कोई मूल नाम क्या था? इनके क्या नाम था? वर्धमान नाम था। रिक्त स्थान वर्ष की आयु में भगवान महावीर ने घर छोड़ दिया और वन में रहने लगे। किस वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था या वन में रहने लगे थे भगवान महावीर? कौन सी? 30 वर्ष की आयु में। वर्धमान महावीर ने कौन सी भाषा में अपनी शिक्षा दी थी? कौन सी भाषा में शिक्षा दी थी? प्राकृत भाषा में। कौन सी? प्राकृत भाषा। सभी क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। भगवान महावीर को मोक्ष निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ? कहां पर हुआ था? पावापुरी में। कहां पर? पावापुरी में। मोक्ष प्राप्त हुआ था। उनकी मृत्यु कहां पर हुई थी? कहां पर हुई थी? पावापुरी में। कि भगवान महावीर की मृत्यु कहां पर हुई थी? अभी इसके पहले क्वेश्चन था, कहां? पावापुरी में। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहां पर किया था? सिर्फ भाषा बदली है, क्वेश्चन वही। कहां पर? पावापुरी में। कहां पर? पावा यानी कि पावापुरी। श्वेतांबर और दिगंबर रिक्त स्थान समुदाय के दो संप्रदाय हैं। तो श्वेतांबर और दिगंबर शाखाओं में कौन सा धर्म बढ़ गया था? वो जैन धर्म था। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता? किस शब्द का प्रयोग किया जाता? अंग के रूप में। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को क्या कहते हैं? अंग। क्या कहा जाता है? अंग कहा जाता है। जैन साहित्य को स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम। महावीर के शिक्षाएं जो कि लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी, वर्तमान में कहां उपस्थित है? कहां पर उपस्थित है? वल्लभी, गुजरात में। कहां? वल्लभी, गुजरात। जैन तत्व ज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की थी? किसने की थी? ये की थी महावीर स्वामी ने। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? उनका आधारभूत क्या? अहिंसा। क्या माना जाता है? अहिंसा। जैन दर्शन के अनुसार जीना यानी कि जीना शब्द का अर्थ क्या है? जीना शब्द का अर्थ क्या है? विजेता। तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ? किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म से जुड़ा है। कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? किससे? जैन धर्म से संबंधित है। स्यादवाद किस धर्म का मूल आधार था? कौन सा? स्यादवाद किस धर्म का मूल आधार था? किसका था? ये जैन धर्म का। निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्म शुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण, कौन सा? पर्युषण पर्व मनाता है? कौन सा धर्म मनाता है? जैन समुदाय। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन त्योहार है जो श्वेतांबर समुदाय के द्वारा 8 दिनों के लिए मनाया जाता है और दिगंबर समुदाय द्वारा 10 लक्षण पर्व के रूप में 10 दिनों के लिए मनाया जाता है? कौन सा है? पर्युषण पर्व जैन धर्म द्वारा मनाया जाता है। सभी जैन त्योहारों में सबसे प्रसिद्ध महामस्तकाभिषेक हर 12 वर्ष में कर्नाटक के रिक्त स्थान में दिगंबर पवित्र परिसर में मनाया जाता है। कहां पर? श्रवण बेलगोला में। कहां पर?
कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। महावीर जयंती रिक्त स्थान का एक प्रमुख त्योहार है, किस धर्म का? जैन धर्म का। माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? किनका है? जैन धर्म। कहाँ? जिनका जैन धर्म का। भारत के किस भाग में जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर स्थित? कहाँ पर? माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ पर है? राजस्थान। कहाँ पर है माउंट आबू? कहाँ पर है? राजस्थान में। दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? तेजपाल ने। किसने? तेजपाल ने बनवाया था। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है, कहां पर स्थित है? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। चंद्रगुप्त मौर्य रिक्त स्थान के प्रबल अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? किसने अपना लिया था? चंद्रगुप्त ने। कौन? चंद्रगुप्त। चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार रिक्त स्थान को जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को कहा जाता था। उनको क्या कहा जाता? पल्लीचद्दम। पल्लीचद्दम। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजवंश के शासकों ने जैन धर्म का संरक्षण किया था और जिनमें से एक के जैन विद्वान हेमचंद से प्रेरित होकर जैन धर्म को अपना लेने की जानकारी भी मिलती है? कहां से मिलती है? चालुक्य वंश। रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने एहोल प्रशस्ति की रचना की थी को किसका संरक्षण प्राप्त था? किसका संरक्षण प्राप्त था? पुलकेशिन द्वितीय का। किसका? पुलकेशिन द्वितीय का। निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? किसका सही मेल नहीं है? महाकाल मंदिर कहाँ है? उज्जैन में। सही है। सुंदरी मठ कहाँ पर है? चिकमंगलूर जिला में है। ठीक है। सूर्य मंदिर कहाँ? कोणार्क में। जैन मंदिर कहाँ पर है? खजुराहो में नहीं, जैन मंदिर है माउंट आबू राजस्थान में। तो कौन सा जो मेल नहीं वही हमारा सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। महावीर का 26वां जन्म उत्सव कब मनाया गया है? कब मनाया गया? ये मनाया गया सन 2000 में। कब मनाया गया? सन 2000 में मनाया गया। ये मैंने आपको जैन धर्म से रिलेटेड 47 क्वेश्चन करवाए। कितने? 47 क्वेश्चन, सभी पीवाई क्यों है। अब आप, हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण के क्षेत्र को रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता था। जो प्राचीन काल में था वो गंगा के दक्षिण के क्षेत्र को रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता था? मगध, मत्स्य, कौशल या अंग, किस रूप में जाना था? मगध के रूप में। किसमें? मगध क्षेत्र के रूप में जाना जाता था जो गंगा के दक्षिण में पड़ता था। चंद्रगुप्त ने रिक्त स्थान के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित कर दिया। किसको किया था? ये नंद वंश को। किसको? नंद वंश को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था और पराजित भी किया था। किस योद्धा ने 322 ईसा पूर्व, कौन सा? 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य यानी कि चाणक्य, कौटिल्य को चाणक्य कहते थे और चाणक्य को क्या कहते? विष्णुगुप्त कहते थे। चाणक्य को विष्णुगुप्त कहते हैं। ये 2-3 नाम है चाणक्य के, वो याद रखेंगे। की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद, कई बार क्वेश्चन ये बना कि अंतिम जो नंद वंश का शासक था वो कौन था? वो घनानंद था। घनानंद को पराजित किया गया था। जो 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य ने रिक्त स्थान की सहायता से मगध के नंद वंश को उखाड़ फेंका था। किसकी सहायता से? अब इसके पूर्व वाला हमारा क्वेश्चन इसी का संबंध था। किसकी सहायता से की थी? विष्णुगुप्त या चाणक्य के या कौटिल्य की सहायता से। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मगध में रिक्त स्थान के साम्राज्य को उखाड़ फेंका और 322 ईसा पूर्व में एक गौरवशाली मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। किसकी? नंदों को। किसको? घनानंद अंतिम शासक था नंद वंश का और नंदों को उखाड़ फेंकना था चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसके? चाणक्य की सहायता से। तो नंद वंश के बाद ही कौन सा? मौर्य वंश आया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आप देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन को कितनी तरह से घुमा करके कितनी बार पूछा जाता है। तो टॉपिक हर एग्जाम में यही पूछता है, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल देता है, बस इतना ही करता है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के बाद कौन सा शासक आया था? मौर्य वंश आया था। कौन सा? मौर्य वंश आया था। मौर्य साम्राज्य की नींव रिक्त स्थान द्वारा रखी गई थी। जो मौर्य साम्राज्य उसकी स्थापना ये उसकी नींव किसके द्वारा रखी गई थी? वो रखी गई थी चंद्रगुप्त जो था 322 से 298 ईसा पूर्व किस वंश का था? जो एक बीसी होता है, बीसी घटता हुआ होता है और इस जो हमारा एडी होता है वो बढ़ता हुआ टाइम होता है। तो हमारा क्या है? ये बीसी है, तो बीसी घट रहा है। 322 से 298 ईसा तक शासनकाल रहा था चंद्रगुप्त मौर्य का।
ये किस वंश का शासक था? तो चंद्रगुप्त किस वंश का शासक था? ये मौर्य वंश का था। चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र में पैदा हुआ था, जो अब पड़ता है पाटलिपुत्र वर्तमान में क्या हो गया है, कहाँ पर है? बिहार में। वर्तमान में इसको पटना वाला क्षेत्र कहते हैं ना, तो पाटलिपुत्र ही पूर्व में नाम था इसका। चंद्रगुप्त मौर्य रिक्त स्थान में पैदा हुए थे। चंद्रगुप्त मौर्य किस स्थान में पैदा हुआ था? किसमें? 340 ईसा पूर्व में। और जो मैं क्वेश्चन आप करा रहा हूँ ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप हर क्वेश्चन के नीचे शिफ्ट भी देख सकते हैं, समय भी देख सकते हैं, और यही क्वेश्चन बनते हैं आगे और यही बनते रहेंगे। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। क्या थी? पाटलिपुत्र थी। चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार थे। चाणक्य का एक दूसरा नाम क्या था? चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? मैंने पहले ही बताया था, क्या था? विष्णुगुप्त। क्या नाम था? विष्णुगुप्त नाम था। चाणक्य के नाम कौन? एक तो हो गया चाणक्य, दूसरा हमने लिखा है यहाँ पर विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त, और इसके पहले हमने पढ़ा था कौटिल्य। कौन पढ़ा था? कौटिल्य। तीन नाम है, तीनों नाम आपको याद रखना है। चाणक्य को रिक्त शान नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। किसके प्रधानमंत्री थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के थे। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके गुरु का नाम क्या था? चाणक्य था। वो किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? कहां पर? वो तक्षशिला के प्रोफेसर थे। रिक्त स्थान तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर कौन थे? जो चाणक्य थे, कौन चाणक्य थे? वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में क्या पढ़ाते थे? राजनीति विज्ञान पढ़ाते थे और अर्थशास्त्र पढ़ाते थे। तो कौन पढ़ाता था? कौटिल्य। कौन पढ़ाते? कौटिल्य। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय था, वर्तमान में तक्षशिला कहाँ पर है? पाकिस्तान में। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। और नालंदा कहाँ पर? नालंदा तो बिहार में। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच में? किन में? सिंधु और झेलम के। सिंधु और झेलम। राइट आंसर हमारा ए नंबर। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी? कौन सी? अर्थशास्त्र है। प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी? अर्थशास्त्र। राइट आंसर हमारा ए नंबर। मौर्यकालीन पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना किसने की? अर्थशास्त्र की रचना किसने की? किसने की? विष्णुगुप्त या कौटिल्य। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला? किस पहलू पर? राजनीति से संबंधित है। किससे? राजनीति से संबंधित है। राजतंत्र के बारे में निम्न में से किस ग्रंथ में विवेचन विवेचन उपलब्ध है? जो राजतंत्र है के बारे में निम्न में से किस ग्रंथ में विवेचन उपलब्ध है? तो किसमें उपलब्ध है? अर्थशास्त्र में, जिसके कौटिल्य लेखक हैं या चाणक्य लेखक हैं, ये विष्णुगुप्त लेखक हैं। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक थे चाणक्य। कौन थे? चाणक्य थे। और चाणक्य किसके समकालीन थे? किसके प्रधानमंत्री थे? और चंद्रगुप्त मौर्य के थे। यह विचार किसने विकसित किया कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? किसने किया था? ये किया था कौटिल्य। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? किसने किया था? किया था मेगस्थनीज। किसने? मेगस्थनीज ने किया था। यूनानी राजा सेलुकस निकेटर, यूनानी राजा सेलुकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में निम्नलिखित में से कौन सा दूत भेजा गया था? यानी कि यूनानी जो राजा सेलुकस निकेटर था, उसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किस दरबारी को भेजा था? किसको भेजा था? मेगस्थनीज को ही भेजा था। राइट आंसर हमारा सी नंबर। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगस्थनीज को किसने भेजा था? किसने भेजा था? सेलुकस निकेटर। अभी हम इसके पूर्व में पढ़ चुके हैं। पश्चिम एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर द्वारा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मेगस्थनीज नामक राजदूत को रिक्त स्थान के दरबार में भेजा गया था। किसके दरबार में भेजा गया था? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त। आप देख सकते हैं क्वेश्चन है, टॉपिक वही है, क्वेश्चन वही, सिर्फ लैंग्वेज घुमा घुमा के उतने में सब पूछा और कितनी बार पूछ चुके हैं क्वेश्चन। मेगस्थनीज एक राजदूत था जिसे रिक्त स्थान शासक द्वारा के दरबार में भेजा गया था। इसके दरबार में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था और ये यूनानी शासक के द्वारा भेजा गया था। राइट आंसर हमारा बी नंबर। निम्नलिखित में से किसने इंडिका, कौन सी इंडिका लिखी थी जिसमें मौर्य राजवंश के शासन के समय के भारत का वर्णन किया गया था? तो इंडिका की पुस्तक के लेखक कौन है? मेगस्थनीज। कौन है? मेगस्थनीज है। मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज के कितने वर्गों का उल्लेख है? कितने वर्गों का उल्लेख है? 7 वर्गों का उल्लेख। राइट आंसर हमारा सी नंबर। यूनानियों को भारत से
बाहर किसने निकाला था? किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था? प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया? तो कौन था? वो था चंद्रगुप्त। कौन? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य रेगिस्तान के प्रबल अनुयायी थे, यानी कि वो किस धर्म को मानने लगा था? किस धर्म को मानने लगा था? जैन धर्म को। सेल्यू सेल्यूसिड मौर्य युद्ध में सेल्यूकस ने निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के विरुद्ध युद्ध लड़ा था? कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के बीच और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ था। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? किसे? सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। किस विदेशी आक्रमणकारी ने अपने प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए थे? किस विदेशी आक्रमणकारी ने अपने जो प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए थे? कौन था? वो था सेल्यूकस निकेटर। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहाँ गुजारे थे, मतलब कहाँ पर रहा था वो? कहाँ? श्रवणबेलगोला पर रहा था चंद्रगुप्त। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने श्रवणबेलगोला में आमरण अनशन किया और उसकी उसकी मृत्यु हो गई थी? निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य राजा ने श्रवणबेलगोला में आमरण अनशन किया और उनकी मृत्यु हो गई थी? वो कौन थे? वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार था। कौन था? बिंदुसार था। बिंदुसार किसका पुत्र था? बिंदुसार किसका पुत्र था? फिर वही क्वेश्चन पूछ लिया। किसका था? चंद्रगुप्त था। पूछा था पहले क्वेश्चन, चंद्रगुप्त का पुत्र कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य। देखो, दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी है घुमा घुमा के। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था? कौन बैठा था? चंद्रगुप्त के बाद कौन? उसका पुत्र ही बैठा था। उसका पुत्र कौन था? बिंदुसार था। यूनानियों यानी ग्रीक्स द्वारा किस मौर्य शासक को अमित्र घात कहा जाता था? किसको अमित्र घात कहा जाता था? इसको बिंदुसार को। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? कहाँ पर अशांति थी? ये थी तक्षशिला में। कहाँ पर? तक्षशिला में। बिंदुसार ने द्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? कहाँ भेजा था इनको? तक्षशिला ही भेजा था। बिंदुसार का पुत्र कौन था? बिंदुसार का पुत्र था अशोक। महान अशोक का शासनकाल कब तक था? 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। किस वंश के शासक थे? किस वंश के? मौर्य वंश के शासक थे। अशोक का शासनकाल याद रखना इंपॉर्टेंट है, 273 बीसी से 232 बीसी तक। मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? वो था अशोक। कौन था? अशोक था। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? वो कौन था? अशोक ने की थी अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा को देवा नाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है? ये किसको? अशोक को ही जाना जाता है। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? वो कौन थी? वो कारुवाकी थी। अशोक राजाज्ञा के अनुसार राजा बनने के कितने वर्षों बाद अशोक ने कलिंग के साथ युद्ध छेड़ा था? कलिंग में युद्ध आक्रमण किया था। कितने साल बाद? गद्दी की, ये इंपोर्टेंट है, अशोक जो राजाज्ञा के अनुसार मतलब गद्दी के बैठने के राजा बनने के कितने वर्ष के बाद में इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था? कितने? 8 वर्ष के बाद। 8 वर्ष। निम्नलिखित मौर्य शासकों में से किसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा? मोस्ट इंपोर्टेंट है। कलिंग युद्ध कब लड़ा गया पूछेगा तो 261 बीसी में। कब? 261 बीसी में। 261 बीसी में कलिंग का युद्ध हुआ था। कलिंग का युद्ध कब हुआ? कहाँ? किसने लड़ा था? अशोक। अशोक और उड़ीसा का राजा था महापद्मानंद, उन दोनों के बीच में हुआ था। कलिंग का युद्ध रिक्त स्थान में लड़ा गया था। किस वर्ष में हुआ था? इस वर्ष में 261 ईसा पूर्व। राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? किसने? अशोक ने। राइट आंसर है डी। कलिंग जिसे सम्राट अशोक ने जीता, रिक्त स्थान का प्राचीन नाम क्या था? कहाँ पर? तटीय उड़ीसा में हुआ था ना, तटीय उड़ीसा के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था? किसने किया था? अशोक ने ही। कलिंग का युद्ध हुआ था 261 बीसी में। कब? 261 बीसी में। इसके बाद इन्होंने क्या युद्ध करना छोड़ दिया था सम्राट अशोक ने। इस युद्ध के बाद अशोक ने भौतिक अधिग्रहण की नीति को त्याग दिया था। किसके? कलिंग युद्ध के बाद में।
किस शिला राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा किसने इसने किया? अपने जो शिलालेख नंबर इसका 13वां, कौन सा शिलालेख नंबर इसका 13वां, तो राइट आंसर आएगा हमारा शिला राजादेश नंबर 13। कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराजा अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? किसने किस में दर्ज किया गया है? रॉक एक्ट 13 में, मतलब 13वें अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है। अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? कहाँ पर दिखाई देगा? 13वें शिलालेख में। शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश में। राइट आंसर हमारा बी नंबर। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? कलिंग का युद्ध 261 बीसी के बाद ही इन्होंने युद्ध की नीति छोड़ दी थी। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म और उसके अहिंसा के सिद्धांत को अपनाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया ये। किस मौर्य राजा ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म और उसके अहिंसा के सिद्धांत को अपनाया था? कौन था वो? अशोक था। राइट आंसर हमारा सी नंबर। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? किससे प्रभावित हुआ था? उमागुप्त से। किससे? उपागुप्त से। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? किसमें? अशोक ने ही हर जगह बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजे था अपने पुत्रों को और अपने शिष्यों को। राजा अशोक की उस पुत्री का नाम क्या था जिसने उसे एक बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को निभाने की जिम्मेदारी दी थी? कौन थी? वो थी संघमित्रा। कौन? संघमित्रा। राइट आंसर हमारा सी नंबर। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धम्म का प्रचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश भेजा था? कहां पर भेजा था इनको? श्रीलंका। अशोक ने अपने पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा को धम्म का प्रचार, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश में भेजा था? कहां पर? इनको श्रीलंका भेजा था। सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? ये किसने किया? अशोक ने किया था। सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने कराया था? किसने करवाया था? मौर्य वंश। मौर्य वंश में भी किसने? सम्राट अशोक ने। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? कहां पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश का जो रायसेन जिला है वहां पर स्थित है। ये निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था? जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी वो किसके संरक्षण में हुई थी? किसके? अशोक के संरक्षण में हुई थी। मौर्य स्तंभ शीर्ष रिक्त स्थान में पाया गया था जिसे सिंह शीर्ष यानी लॉयन कैपिटल के नाम से जाना जाता है। कहां पर पाया गया था? ये सारनाथ में। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक रिक्त स्थान में स्थित मौर्य स्तंभ में लिया गया है। ये भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, रिक्त स्थान में स्थित मौर्य स्तंभ से लिया गया है। कहां पर स्थित है? वो सारनाथ में स्थित है। वो जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ को शीर्ष को रिक्त स्थान के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सिंह चतुर्थ मुख स्तंभ शीर्ष कहा जाता है। अशोक स्तंभ का मूल उद्देश्य क्या था? उनका मूल उद्देश्य धर्म नीतियों का प्रचार और प्रसार करना। पहला ही हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन पहला मौर्य शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक अपना संदेश फैलाने का प्रयास किया? वो कौन था? अशोक था। राइट आंसर ए नंबर। निम्न में से किस शासक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर की सतहों पर अपने संदेश उत्कीर्ण किए थे? कौन था? अशोक। देख रहे हैं क्वेश्चन का इस तरीके से घुमा रहा है। निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? किसकी जानकारी मिलती है? सभी विकल्प सही है इसमें। जीवन व्रत मिलता है, आंतरिक नीति, विदेश नीति, अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। तो राइट आंसर हमारा डी नंबर। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया? किसका किया? ये अर्धमागधी भाषा। किसका? अर्धमागधी भाषा का प्रयोग किया है। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? अर्धमागधी भाषा का। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में? इंपोर्टेंट है, किस भाषा व लिपि में? प्राकृत व ब्राह्मी लिपि में। कौन सी? प्राकृत व ब्राह्मी लिपि में है। निम्नलिखित में से किसने 1837 में पहली बार ब्राह्मी लिपि को समझा था? 1837 में पहली बार ब्राह्मी लिपि को किसने समझा था? वो थे जेम्स प्रिंसेप। कौन? जेम्स प्रिंसेप थे। निम्न में से कौन अशोक के अभिलेखों को समझने यानी पढ़ने वाला पहला विद्वान था? वो कौन था? जेम्स प्रिंसेप थे। निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? किसने किया था? 1837 में जेम्स प्रिंसेप। तीन क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है, तीनों को घुमा घुमा के पूछ लिया। निम्न में से किसने वर्ष 1877 में अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था? ये किसने किया था? ये अलेक्जेंडर कनिंघम ने। कौन? अलेक्जेंडर
कनिंघम। तीन विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ कहाँ स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद में स्थित है, प्रयागराज में। इनमें से किस राज्य में अशोक की जौगढ़ शिला राजाज्ञा स्थित है? कहाँ पर स्थित है? जौगढ़ शिलालेख कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। उड़ीसा में जौगढ़ में कौन सा ऐतिहासिक स्थल स्थित है? कौन सा स्थित है? अशोक का शिलालेख, अब इसके पढ़े पाए अशोक का स्थल, राइट सी। निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? किस निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया? किसमें? भाब्रू अभिलेख में। कौन सा? भाब्रू अभिलेख। अशोक के लघु शिलालेख भारत के विभिन्न भागों में पाए गए हैं। कर्नाटक के निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर अशोक के लघु शिलालेख नहीं मिलते हैं? कहाँ? ब्रह्मगिरी में मिले हैं, गौरीमठ मिले हैं, मस्की में मिले हैं, कहाँ नहीं मिले? रूपनाथ में नहीं मिले हैं। मस्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? मस्की कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। निम्नलिखित में से अशोक के कौन से शिला के लेख में पशु बलि पर प्रतिबंध की घोषणा की गई है? अशोक ने कौन सा अपना शिलालेख से पता चलता है कि उसने पशु बलि पर प्रतिबंध की घोषणा की गई थी? किसमें पता चलता है? अभिलेख नंबर 1 में ही पता चलता है। अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था? तक्षशिला था, इंद्रप्रस्थ, उज्जैनी, तोसली। अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था? कौन सा नहीं था? इंद्रप्रस्थ नहीं था। अशोक के शिलालेखों में वर्णित जानकारी के अनुसार मौर्य साम्राज्य में कितने प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे? कितने थे? 5। कितने? 5 राजनीतिक केंद्र थे। रामपुरवा बैल जो कि बिहार के रामपुरवा में पाए गए एक मौर्य स्तंभ का हिस्सा था, को अब में कहाँ रखा है? मतलब अब कहाँ रखा गया? ये राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में अमात्य निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है? अमात्य किसे दर्शाता है? मंत्री और अधिकारी को अमात्य कहते थे। और वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? वो कौन था? ये जिला प्रशासक हुआ करता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य प्रशासन में घुड़सवार सेना के कमान अधिकारी को क्या जाना जाता था? उसको क्या कहा? अश्वाध्यक्ष। अश्व मीन्स घोड़ा, अश्वाध्यक्ष, घोड़ा का समूह का अध्यक्ष, अश्वाध्यक्ष। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? कौन सा था? तक्षशिला था। अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए रिक्त स्थान को नियुक्त किया था। किसको नियुक्त किया था? धम्म महामात्य को। राइट आंसर है सी नंबर। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत सीताध्यक्ष रिक्त स्थान के अधिकारी थे। सीताध्यक्ष किस के अधिकारी हुआ करते? ये कृषि क्षेत्र के, कृषि का अधिकारी हुआ करता था। मौर्य काल में निम्न में से किस विषय पर सिर्फ राज्य का ही अधिकार था? किसमें? खान पर। समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था? जो मौर्य काल में समाहर्ता नामक अधिकारी था, उसका क्या कार्य था? उसका कार्य था कर निर्धारण। गुजरात में रिक्त स्थान झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्य के शासन के दौरान बनाया गया था। कौन सी झील बनाई गई थी? सुदर्शन झील। राइट आंसर है डी नंबर। भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बराबर गुफाएं निम्न में से किस काल की हैं? किस काल की? मौर्य काल की हैं। मौर्य काल की भारत में कौन सी गुफाओं को सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं माना जाता है? किनको माना जाता है? बराबर और नागार्जुनी गुफाएं। राइट आंसर हमारा ए नंबर। सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका में शासक कौन था? श्रीलंका में शासक कौन था? तिस्स था। कौन? तिस्स। निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम मौर्य शासक था जिसकी हत्या उसके सेनापति ने कर दी थी? इसकी बृहद्रथ की हत्या। निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम मौर्य शासक था जिसकी हत्या उसके सेनापति ने कर दी थी? वो कौन था? बृहद्रथ था, जिसकी पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? कौन था? बृहद्रथ था। अगर मौर्य वंश का अंतिम शासक पूछेगा तो बृहद्रथ था। बृहद्रथ को किसने मारा था? पुष्यमित्र शुंग ने मारा था। और फिर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की शुरुआत की थी। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था? कौन था वो? फिर शुंग वंश था। मौर्य साम्राज्य में कई शहर थे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे दक्षिण छोर पर स्थित था? दक्षिण कौन था? ब्रह्मगिरी था। कहां पर? ब्रह्मगिरी कर्नाटक में है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं था? कौन नहीं है?
बिंबिसार नहीं, कौन? बिंबिसार नहीं। अशोक है, चंद्रगुप्त है, बिंदुसार है, लेकिन बिंबिसार मौर्य वंश से नहीं है। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन था? कौन सा है? मौर्य वंश है। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे वही सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? कौन सा है? केंद्रीय एकाधिपत्य। राइट आंसर हमारा बी नंबर। नीचे दिए गए कथनों से कौन सा सही है? क्या है? कौन सा सही है बताना है इसमें। अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, बिल्कुल सही है। चाणक्य के कई विचार अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में लिखे गए हैं, बिल्कुल सही है। तो सही हो जाएगा डी। एक और दो दोनों सही हैं। मौर्य साम्राज्य काल से कुछ समय पूर्व लगभग रिक्त स्थान वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने विशाल दीवार यानी ग्रेट वॉल का निर्माण शुरू किया गया था। कब किया था इन्होंने? 2400 वर्ष पहले। ये मैंने जो मौर्य काल से संबंधित 116 क्वेश्चन आपको करवाए जो सभी PYQ हैं और सब से 550 AD के बीच किस राजवंश ने भारत पर शासन किया था? कहां से? 320 ईस्वी की बात हो रही है। अब हम AD में आ गए। ईस्वी से 550 ईस्वी तक किस राजवंश ने भारत पर शासन किया था? किसने किया था? ये किया था गुप्त वंश ने। कौन? गुप्त वंश ने किया था। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा, रिक्त स्थान काल को भारतीय इतिहास के स्वर्णिम युग के रूप में वर्णित किया गया, यानी कि भारत के इतिहास का स्वर्णिम युग किस शासन को या किस साम्राज्य या किस वंश को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ये गुप्त काल को कहा जाता है। किसको? गुप्त काल को कहा जाता है भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? जो गुप्त शासक थे उनकी दरबार की भाषा या उनकी सरकार यानी कामकाज की भाषा कौन थी? उनकी कौन थी? संस्कृत थी। कौन? संस्कृत थी। घटोत्कच जिसने 290 से 305 ईस्वी तक राज्य किया था, किस साम्राज्य का राजा था? किस राज्य का था? एक गुप्त वंश का। जो घटोत्कच था जिसका शासनकाल 290 से 305 ईस्वी तक था, AD तक था, वो किस साम्राज्य था? गुप्त काल का शासक था। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त शासक यानी घटोत्कच का उत्तराधिकारी बना? घटोत्कच के बाद कौन सा गुप्त वंश का उत्तराधिकारी बना? कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। घटोत्कच के बाद किसने गुप्त काल के शासन में शासन किया था? कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? पहला जो ज्ञात गुप्त शासक था जिसको वास्तविक संस्थापक गुप्त कहते हैं, वो कौन था? वो चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष से शुरू हुआ था? गुप्त संवत शुरू किया गया था गुप्तों के द्वारा। वो कब से शुरू हुआ था? 319 ईस्वी से। कब? 319 ईस्वी से। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की लड़की से विवाह किया था? इंपोर्टेंट है। वो कौन सा गुप्त शासक था वो जो लिच्छवी वंश की लड़की से विवाह किया था? वो कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। निम्नलिखित में से उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवी से दहेज में मिला था। यानी कि लिच्छवी वंश की से शादी किससे किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने, उसको दहेज ही मिला था। वो कौन था? वो पाटलिपुत्र। कौन सी थी? पाटलिपुत्र। निम्नलिखित में से कौन गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने महाराजाधिराज की भव्य उपाधि धारण की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट था। गुप्त वंश का वो पहला शासक कौन था जिसने कौन सी महाराज धीराज की भव्य उपाधि धारण की थी? वो कौन था? वो चंद्रगुप्त प्रथम था। राइट आंसर हमारा ए नंबर। समुद्रगुप्त की माता निम्नलिखित में से किस गढ़ से संबंधित है? समुद्रगुप्त की माता निम्नलिखित में से किस गढ़ से संबंधित है? कौन से? लिच्छवी वंश से। कौन से? लिच्छवी वंश से। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के पास थी? समुद्रगुप्त को के पास कौन सी उपाधि थी? कविराज की। कौन? कविराज की। किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है? किसको कहा गया? इसके पहले वाला हमारा क्वेश्चन था, वहां से हम समझ जाएंगे कौन था। समुद्रगुप्त था। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। राइट आंसर हमारा ए नंबर। किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलेखित की गई हैं जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं? कौन सा है वो? इलाहाबाद का स्तंभ है। राइट आंसर हमारा ए नंबर। लिच्छवी दौहित्र किसे कहते हैं? लिच्छवी दौहित्र किसे कहते हैं? किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं।
समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? इनमें से आपको बताना है कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? वो कौन थे? हरिसेन। कौन से थे? हरिसेन थे। हरिसेन। हरिसेन जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक था, वह किस गुप्त का दरबारी कवि? अब ये यूपी पुलिस में पूछी गई थी, यूपी पुलिस में पूछा गया था, एसएससी में जाने कितने बार पूछा गया। तो एक क्वेश्चन है ना, जरूरी नहीं कि वो एक अगर एग्जाम में आ चुका तो दूसरे में नहीं आएगा। यही गुप्त साम्राज्य से क्वेश्चन तो बनेगा ना, तो गुप्त साम्राज्य से क्वेश्चन तो कुछ भी बन सकता है। ये क्वेश्चन भी बनेगा और आगे भी बनता रहेगा। जो हरिसेन थे, हरिसेन ने क्या लिखा? प्रयाग प्रशस्ति के अभिलेख का लेखक था। वह किस गुप्त शासक का दरबारी कवि था? तो किसका था? ये समुद्रगुप्त का भी था। समुद्रगुप्त के दरबार में रहता था। कौन? हरिसेन। निम्नलिखित में से कौन सा पद कवि हरिसेन के पास नहीं था? कौन सा नहीं था? कौन सा नहीं था? नगर श्रेष्ठी का नहीं था, महादंड नायक का पद था, कुमारा कुमारा मात्य का था, संधि विग्रही का था। नगर श्रेष्ठी का नहीं था, जो नहीं था वही हमारा सही है। इलाहाबाद स्तंभ की शिलालेख किसकी उपलब्धियां वर्णित करता है? अभी इसके पूर्व में हम क्वेश्चन कर चुके हैं, वही क्वेश्चन फिर वहां से घुमा के पूछ लिया है। तो इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? किसकी? इसमें समुद्रगुप्त। किसमें? समुद्रगुप्त की। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? हरिसेन ने। किसने? हरिसेन ने। इसका कहा? प्रयाग प्रशस्ति जिसने लिखा है, प्रयाग प्रशस्ति भी लिखी है, याद रखना आपको। इलाहाबाद में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति यानी काव्य या गद्य के रूप में लिखी गई प्रशस्ति, जो आमतौर पर राज कवि द्वारा लिखी जाती है, किसने लिखी है? फिर पूछ लिया किसने लिखी है? हरिशरण ने लिखी है। और क्वेश्चन पूछा भी गया है, सीजीएल में पूछा गया है ये। निम्न में से किसके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? किसके? गुप्तों के सिक्के, गुप्त काल के सिक्के, ये जो गुप्तों ने जारी किया था। किस राजा को उसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया? इंपॉर्टेंट है। किस राजा को उसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया? वो कौन था? वो था समुद्रगुप्त को। निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन शासक था? गुप्तकालीन शासक कौन था? विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है? किसका? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय को। शाकों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात निम्नलिखित में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? ये तीसरा क्वेश्चन है रिलेटेड हमारा किस? चंद्रगुप्त से। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। शाकों पर इसने विजय प्राप्त की थी, तभी इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। इसने परम भागवत की उपाधि भी धारण की थी। वकाटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्त कुबेर नागा और रिक्तसान की बेटी थी। किसकी बेटी थी ये? चंद्रगुप्त द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ खगोलविद थे? कौन थे? वराहमिहिर थे। वराहमिहिर कौन थे? वराहमिहिर कौन थे? अब इसके पहले ही क्वेश्चन है हमारा, कौन था ये? एक प्राचीन खगोलविद थे। निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का लेखन वराहमिहिर ने लिखा है? वराहमिहिर के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? वो लिखी गई बृहद संहिता। कौन? बृहद संहिता। कवि कालिदास किसके राज कवि थे? कालिदास किसके राज कवि थे? किसके थे? ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के थे। मेघदूत का लेखक कौन है? मेघदूत के लेखक कौन है? मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास है। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक रचना शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है? कौन है? मेघदूतम। मेघदूतम किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास जी द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास जी द्वारा लिखी गई है। और निम्नलिखित में साहित्यिक रचना को शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है। भारत के किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने मालविकाग्निमित्रम लिखी है और उन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? कालिदास से। दो क्वेश्चन है इसमें मिक्स पूछ लेगा। भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? कालिदास को कहते हैं। और मालविकाग्निमित्रम पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? कालिदास है। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? क्वेश्चन आप बता देंगे। कौन था? आर्यभट्ट। गणितज्ञ थे और महान खगोल विज्ञानी थे। कौन थे? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? इस किसके थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक जो थे धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? किसके दरबार में दिया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में बहुत विद्वान लोग थे। निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के 9 रत्नों में से किसने मंत्र शास्त्र
लिखा था? इंपॉर्टेंट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के उसमें कौन सा नवरत्न रहते थे, नवरत्नों में मंत्र शास्त्र किसने लिखा था? इसको किसने लिखा था? बेताल भट्ट ने। किसने? बेताल भट्ट ने लिखा था। निम्नलिखित में से कौन विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न का हिस्सा नहीं था? नवरत्न का हिस्सा इसमें से नहीं था, पूछा है। तो कौन नहीं था? सूरदास नहीं थे, कालिदास थे, वररुचि थे, छपड़क थे, वराहमिहिर थे। ये सब कौन थे? फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? जो फाहियान था, एक चीनी यात्री था, वो किसके शासनकाल में भारत आया था? किसके आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? कौन सा था? उज्जैन। कौन? उज्जैन था। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा करवाया गया था? किसके द्वारा? ये गुप्त शासकों द्वारा करवाया गया था। महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? तो जो महरौली है ना, महरौली कहाँ स्थित है? दिल्ली में है। दिल्ली में जो अभी लौह स्तंभ स्थित है ना, जंग रहित, इसमें जंग नहीं लगा है, वो किसने स्थापित किया था? तो इसको इसने स्थापित किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय ने स्थापित किया था। दिल्ली के महरौली में स्थित लौह स्तंभ निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। प्रसिद्ध जंग प्रतिरोधी लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। महरौली दिल्ली स्थित जो लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? किस सदी में हुआ था? चतुर्थ सदी में। कब? चतुर्थ सदी में हुआ था। कब? गुप्त काल के ने करवाया था, गुप्त काल के शासकों ने हुआ था। अब देख, दिल्ली के महरौली के कुव्वल उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित लौह स्तंभ किसकी स्मृति में? किसकी स्मृति में बना गया? ये राजा चंद्र यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के। राजा चंद्र मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय के रिक्त स्थान के पुत्र और उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल शांति व्यवस्था और सापेक्षिक निष्क्रियता का काल था। इसके? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा जो महाविहार का निर्माण शुरू कर किसने करवाया था? जो नालंदा विश्वविद्यालय था, महाविहार का निर्माण किसने शुरू कराया था? इसको कराया था कुमारगुप्त ने। किसने? कुमारगुप्त ने। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? अभी बताया है, किसने किया था? कुमारगुप्त प्रथम ने। गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किसकी की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र था, जो किस राज्य में स्थित है? कहां पर? वर्तमान में कहां पर? बिहार में स्थित है। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुरों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? वो कौन था? स्कंदगुप्त था। कौन? स्कंदगुप्त था। सती प्रथा का पहला अभिलेखीय उदाहरण किस काल में मिलता है? किस काल में मिलता है? गुप्त काल में। निम्नलिखित में से किस अभिलेख या शिलालेखों में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? सती प्रथा का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? भानुगुप्त का एरण अभिलेख में। कहा? भानुगुप्त का एरण अभिलेख में मिलता है। गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट कौन था? गुप्त वंश का अंतिम सम्राट कौन था? वो कौन था? वो था विष्णुगुप्त था। कौन? विष्णुगुप्त। राइट आंसर डी नंबर। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो तांबा का सिक्का किस पहले गुप्त शासक ने जारी किया था? वो जारी किया था रामगुप्त ने। गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? जो गुप्त काल में चांदी के सिक्के हुए थे, जारी हुए थे, उनको चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है रुपयक। क्या? रुपयक। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? गुप्त काल में सर्वाधिक सिक्के किस धातु के जारी किए गए थे? सोना के। किसके? सोना। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था? जो गुप्त काल में सोने के सिक्के जारी हुए थे, उनको किन नाम से पुकारा जाता था? किस नाम से पुकारा जाता था? दिनार के नाम से। किसके नाम से? दिनार। गुप्त शासकों ने रिक्त स्थान नाम का जुर्माना लगाया था, जो हल रखने वाले प्रत्येक कृषक द्वारा भुगतान किया जाने वाला एक हल कर था। वो कौन था? वो हवली कर। कौन सा? हलीव कर। कौन सा? हलीव कर था। प्राचीन भारत में रिक्त स्थान के संघों की श्रेणी कहते थे। किसको कहते थे? व्यापारियों को कहते थे। प्राचीन भारत में व्यापारियों के संघों को श्रेणी कहते थे। श्रेणी कहते थे। गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द रिक्त स्थान को संदर्भित करता है। जो विधि शब्द था ना, विधि शब्द किसको संदर्भित करता था? किसको? प्रशासनिक इकाई थी। कौन सी? प्रशासनिक इकाई। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? जो गुप्त राजवंश था वो किस लिए ज्यादा प्रसिद्ध हुआ? वो कला एवं स्थापत्य कला के लिए। कौन सा? कला एवं स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। तभी उसको गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। गुप्त काल का प्रसिद्ध प्रसिद्ध दशावतार मंदिर, जिसे उत्तर भारत के प्राचीनतम पंचायतन मंदिरों में से एक माना जाता है, रेगिस्तान में स्थित है। जो प्रसिद्ध जो गुप्त काल के निर्माण ना प्रसिद्ध दशावतार मंदिर, वो कहाँ पर स्थित है? वो देवगढ़ में स्थित है। कहाँ? देवगढ़ में।
किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? तो अजंता की गुफाएं निर्मित की गई उस समय गुप्त काल का शासक कौन था? वो था गुप्ता, सॉरी वंश पूछ रहा, तो किस वंश के? गुप्ता वंश का। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित है। इनमें से कौन सी कथाएं अजंता गुफाओं की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से संबंधित है? कौन सी वो जातक कथाएं हैं? अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? उनमें क्या निरूपित है? जातक कथाएं निरूपित है। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अजंता अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित? बौद्ध धर्म से। जो अजंता गुफा है ना, बौद्ध धर्म, और जातक कथाएं भी किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है, क्योंकि बौद्ध धर्म से ही संबंधित है ये। निम्न में से किस गुफा में पद्म पद्मपाणि बोधिसत्व नामक पेंटिंग पाई गई है? किस गुफा में पाई गई है? गुफा नंबर 1, अजंता की गुफा नंबर 1 में। महाराष्ट्र में स्थित अजंता में चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफा स्मारक किस धर्म के हैं? किस धर्म के हैं? ये बौद्ध धर्म के हैं। निम्न में से किस राज्य में अजंता की गुफाएं स्थित है? अजंता की गुफाएं कहां पर हैं? ये महाराष्ट्र में है। भीतरगांव ईट मंदिर निम्नलिखित में से किस काल की वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है? किस काल का? अभी इसके पहले पढ़ चुके हैं, किसका? गुप्त काल का। कहां पर स्थित है? भीतरगांव का ईट मंदिर देवगढ़ में। भीतरगांव का ईंटों वाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? ये कहां पर स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में। कहां पर स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये मैंने आपको गुप्त साम्राज्य के कितने गुप्त साम्राज्य के 77 क्वेश्चन कराए हैं जो प्रीवियस ईयर है, और ये छपने वाले प्रश्न है। ये छपने वाले प्रश्न हर एग्जाम में यहाँ से बनेंगे ही बनेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसकी जो पीडीएफ है ना, इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जीके नेक्स्ट भी जोड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां पर जुड़ सकते हैं। और कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक के मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दूं। आप जिस टॉपिक कमेंट कर देंगे उस टॉपिक का मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दूंगा, आपको मस्त रिवीजन करवा दूंगा। बस आपको सपोर्ट करना होगा, आपको सपोर्ट करना होगा, चैनल को लाइक कर, वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि आप